Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our last lecture on the topic of thromboembolic disease, and we were discussing different drugs which we use for venous thromboembolic disease. So the next drug is synthetic pentasaccharide. Synthetic pentasaccharide indication इसकी क्या है? Synthetic pentasaccharide which is available in the market by the name of fondaparinux or Arextra is indicated for thromboprophylaxis ऑफ डीवीटी एंड पीई दोनों के लिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रोफाइलैक्सिस के लिए, इन केस ऑफ हिप फ्रैक्चर सर्जरी, इन हिप फ्रैक्चर सर्जरी फॉर एक्सटेंडेड प्रोफाइलैक्सिस, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी and hip replacement surgery and abdominal surgery, and also it is used for the treatment of or indicated for acute DVT and acute pulmonary embolism. ये इसकी क्लिनिकल इंडिकेशंस हैं जो कि दोनों के लिए हैं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी हैं. इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पे. सिंथेटिक पेंटासैकेराइड इज ए सिलेक्टिव फैक्टर 10A इनहिबिटर. ये सिर्फ फैक्टर 10 पर जो है वो इफेक्ट डालता है. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिंथेटिक पेंटासैकेराइड इज 1728 डाल्टन. मैकेनिज्म क्या है? जैसा कि इनहिबिशन ऑफ फैक्टर 10A है. The antithrombotic activity of fondaparinux is the result of antithrombin mediated selective inhibition of factor 10A. ये इसका जो है वो मैकेनिज्म है कि फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है. ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फैक्टर 10A इंटरप्ट द ब्लड कोगुलेशन कैस्केड. तो ब्लड कोगुलेशन कैस्केड जो होगा वो जब फैक्टर 10 इंटरप्ट होगा तो रुक जाएगा, और जब ये रुक जाएगा एंड दस what will happen, thus inhibit the thrombin formation and thrombus development. तो उसके बाद जो है वो थ्रोम्बस भी नहीं फॉर्म होगा और थ्रोम्बिन फॉर्मेशन भी इनहिबिट हो जाएगी. fondaparinux does not inactivate thrombin और फैक्टर 2. तो फैक्टर 2 पर इसका इफेक्ट नहीं है and has no known effect on the platelet function. जब फैक्टर 2 पर इसका इफेक्ट नहीं है तो फैक्टर 2 पे इफेक्ट ना होने की वजह से इसका इफेक्ट प्लेटलेट पर भी नहीं है. अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पे बात करें तो आफ्टर सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज कम्प्लीटली बायोअवेलेबल. तो सबक्यूटेनियसली दी जाती है और कम्प्लीटली बायोअवेलेबल होती है. एंड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा पीक लेवल आर अचीव इन अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज. तो स्टेडी स्टेट इसका अचीव हो जाता है तकरीबन 3 घंटे के ड्यूरेशन में आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 3 आवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एलिमिनेशन हाफ लाइफ की अगर इसकी बात करें दैट वेरी फ्रॉम 17 to 21 आवर्स इनेबलिंग वंस डेली डोजिंग. क्योंकि इसकी हाफ लाइफ काफ़ी लॉन्ग है इसलिए वंस डेली डोज भी काफ़ी होती है. द ड्रग डज नॉट सीम टू बी मेटाबोलाइज्ड, appear in the urine in the active form and is renally eliminated. तो इसका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में यूरिन में एलिमिनेट होती है और रीनली एलिमिनेट होती है और इसकी एक्टिव फॉर्म ही होती है, इसका कोई मेटाबोलाइट मौजूद नहीं होता. अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें तो fondaparinux मस्ट नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली. इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसकी not recommended. For prophylaxis against VTE, the drug should not be used in patient with body weight less than 50 kg because the incidences of major bleeding was found to double in this patient population during clinical trial. अच्छा, वो पेशेंट जो कि लेस देन 50 kg हैं उनमें प्रोफाइलैक्सिस के लिए प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज लेस देन 50 kg में ये ड्रग जो है वो ना दें तो ज़्यादा बेहतर है. इट इज़ बेटर टू अवॉइड. वाई? क्योंकि ये देखा गया है कि वो पेशेंट जो लेस देन 50 kg होते हैं उनमें मेजर ब्लीडिंग जो है वो ऑब्जर्व की गई है, जिसकी वजह से उसका रिस्क डबल है कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन. क्लिनिकल ट्रायल्स में ये प्रूफ हुआ है कि ये जो है वो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा करता है. उन पेशेंट में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग डबल है उन पेशेंट्स में जो कि लेस देन 50 kg होते हैं. इसलिए बेहतर है कि ये ड्रग इन पेशेंट्स में जिनका वेट लेस देन 50 kg हो यूज़ नहीं की जाए. For prophylaxis against VTE, usual dose of 2.5 mg subcutaneously once daily for 5 to 9 days is recommended for all prophylaxis
इंडिकेशन। ये किसके लिए? ये उनके लिए जिनका वेट 50 kg से इससे ज़्यादा है, 50 kg या इससे ज़्यादा है। द इनिशियल डोज शुड बी स्टार्टेड 6 आवर आफ्टर सर्जरी when hemostasis is established। 6 to 8 आवर आफ्टर सर्जरी इसलिए क्योंकि जस्ट आफ्टर द सर्जरी अगर आप देंगे तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर इंसीजन दिया गया है वहाँ से ब्लीडिंग का ख़तरा होगा। इसलिए पहले वहाँ से पर क्लॉट बन जाने दें, वहाँ पे जो है वो प्लेटलेट का क्लॉट बन जाने दें ताकि वहाँ से ब्लीडिंग ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप 2.5 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली वंस डेली फॉर 5 to 9 days ये सिंथेटिक पेंटासेक्राइड जो कि फोंडापेरिनिक्स के नाम से आती है या एरेक्स्ट्रा के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, इसको आप दे सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं फॉर ट्रीटमेंट। ये तो था प्रोफाइलैक्सिस के लिए। एक्सक्यूज मी। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एस्टेब्लिश वीटीई एडमिनिस्टर वंस डेली सबक्यूटेनियस डोज एज फॉलोज। किस तरह से? पेशेंट विद बॉडी वेट 50 to 100 kg, जिसका पेशेंट का वेट 50 to 100 kg है, उसकी डोज है 7.5 मिलीग्राम। पेशेंट वेट लेस देन 50 kg, डोज इज 5 मिलीग्राम। ये ट्रीटमेंट के लिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए नहीं है, याद रखिएगा। वो जो हमने बात की थी कि नॉट रिकमेंडेड इन लेस देन 50 kg, वो प्रोफाइलैक्सिस के केस के लिए बात की थी। एंड पेशेंट वेट मोर देन 100 kg, द डोज इज 10 मिलीग्राम। तो लेस देन 50 kg 5 मिलीग्राम, मोर देन 100 kg 10 मिलीग्राम, इन बिटवीन 50 to 100 7.5 मिलीग्राम। दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर। अच्छा, कॉशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉशन में सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन, सबसे पहले सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट। उसकी वजह यही है कि इसका जो मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन है वो किडनी है, और किडनी में ही अपीयर होती है। तो अगर किडनी फंक्शन इज एबनॉर्मल देन अवॉइड दिस ड्रग और द ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसके अलावा पेशेंट वेइंग लेस देन 50 kg व्हेन यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस, ये बात हम पहले वहाँ कर चुके हैं कि वो पेशेंट जो कि लेस देन 50 kg हैं उनमें प्रोफाइलैक्सिस के लिए ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वाई? बिकॉज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इज डबल। अच्छा, इसके अलावा और किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? पेशेंट विद एक्टिव मेजर ब्लीडिंग, यानी जिनको पहले से कोई मेजर ब्लीडिंग हो रही हो, उनमें ये ड्रग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में भी, क्योंकि इसमें भी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में ब्लीडिंग का खतरा होता है, तो इस वजह से बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी जिसमें प्लेटलेट काउंट वैसे ही पेशेंट में कम है, तो एसोसिएटेड विद पॉजिटिव इन विट्रो टेस्ट फॉर एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी प्रेजेंस ऑफ फोंडापेरिनिक्स, और जिसमें एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी मौजूद होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ फोंडापेरिनिक्स और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है, तो इस केस में भी फोंडापेरिनिक्स जो है वो नॉट रिकमेंडेड। इसके अलावा नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू फोंडापेरिनिक्स, यानी इसके फोंडापेरिनिक्स या इसके किसी भी एजेंट से, इसकी किसी भी एक्सिपिएंट से अगर हिस्ट्री हो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की, तो फिर स्पेशली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की, तो फिर ये ड्रग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नाउ प्रिकॉशंस, अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो कंडीशंस और प्रोसीजर्स दैट में इनहेंस द रिस्क ऑफ सीवियर ब्लीडिंग, तो उसमें आप ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है बट प्रिकॉशन की बात है, यानी यू शुड मॉनिटर केयरफुली। तो वो कंडीशन या प्रोसीजर दैट में इनहेंस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, लाइक वो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? ट्रॉमा है, हीमोफीलिया हुआ है पेशेंट को, हीमोफिलिक पेशेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरेशन है क्योंकि इसमें भी ब्लीडिंग का रिस्क होता है। इसके अलावा कंकरेंट एंटीप्लेटलेट एजेंट पेशेंट ले रहा है, या हिस्ट्री ऑफ सेरेब्रोवैस्कुलर यानी ब्रेन हेमरेज का रिस्क की हिस्ट्री है, एंड सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, जिसमें अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड जो है वो किडनी में यूरिन में आ सकता है। तो इन तमाम कंडीशन में आप जो है अगर ये ड्रग दे रहे हैं तो आप फिर इन तमाम सिस्टम्स को क्लोजली मॉनिटर करते रहें। उन पेशेंट्स में जिनको ट्रॉमा है, हीमोफीलिया है, जीआई अल्सरेशन है, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स ले रहे हैं, लाइक एस्प्रिन ले रहे हैं, क्लोपिडोग्रिल ले रहे हैं, इस तरह की कोई एजेंट ले रहे हैं, या जिनकी हिस्ट्री है सेरेब्रोवैस्कुलर हेमरेज की, या जिनको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, क्योंकि इनको रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा है। इसके अलावा रीनल इम्पेयरमेंट में उसकी वजह वही है कि रीनल इम्पेयरमेंट कितनी है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो दे सकते हैं, लेकिन यू नीड टू मॉनिटर कि कहीं उसकी कंसनट्रेशन टॉक्सिक ना होने लगे। इसके अलावा हेपेरिन इंड्यूस
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा प्लेटलेट काउंट कम होगी तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ेगा, इसी वजह से इसमें भी आप यू नीड टू मॉनिटर। इसके अलावा न्यूरेक्सियल एनेस्थीसिया दिया हुआ है एंड इनड्वेलिंग एपिड्यूरल कैथेटर यूज़, यानी एपिड्यूरल जो है वो जो स्पाइनल नर्व के में जो है वो कैथेटर पास किया हुआ है, वहाँ से जो न्यूरल एनेस्थीसिया, वहाँ से ये स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो वहाँ से ब्लीडिंग का खतरा होगा। इस वजह से भी जो है वो इन जगहों पे आप इनको जब आप दे रहे हैं साथ में तो यू नीड टू मॉनिटर। एल्डरली पेशेंट्स क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स ले रहे होते हैं, वो तो किसी के साथ इंटरेक्शन ना हो। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए तो ड्रग इज़ प्रेगनेंसी कैटेगरी बी एंड लैक्टेटिंग मदर, तो इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, प्रिकॉशन में है एंड ड्रग इज़ एक्सक्रीटेड इनटू द ब्रेस्ट मिल्क। तो इसमें प्रिकॉशन यही होगी कि कैटेगरी बी की है ये, कि एनिमल स्टडीज़ आर सेइंग दैट द ड्रग इज़ सेफ बट ह्यूमन स्टडी अवेलेबल नहीं है सेफ्टी की, इस वजह से आप यकीन से नहीं कह सकते कि ड्रग सेफ है या नहीं, इसलिए यू नीड टू मॉनिटर। लैक्टेटिंग में ये है कि दैट इफ़ द ड्रग इज़ नेसेसरी टू गिव टू लैक्टेटिंग मदर, तो उस दौरान जो है वो बेबी को जो है वो फिर लैक्टेशन को जो है वक्ती तौर पर टर्मिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, प्रोटामाइन इज़ इनइफेक्टिव एज एन एंटीडोट। प्रोटामाइन जो कि एंटीडोट है हेपेरिन टॉक्सिसिटी का, यानी अगर हेपेरिन की टॉक्सिसिटी हो रही है तो उस सिचुएशन में प्रोटामाइन जो है वो न्यूट्रलाइज करता है हेपेरिन इंड्यूस हेमरेजेस को, तो प्रोटामाइन जो है वो इसमें इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ये आप फॉन्डापेरिनिक्स यानी सिंथेटिक पेंटासेक्राइड यूज़ करेंगे और ये इसकी डोज, प्रिकॉशन और कॉन्ट्राइंडिकेशंस मौजूद हैं। तो इसके साथ ये ड्रग भी कंप्लीट हो गई। नाउ द नेक्स्ट एजेंट्स आर ओरल फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। ये ओरल एजेंट्स हैं और फैक्टर 10A इनहिबिटर्स हैं। इसमें जो डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर में सबसे पहली ड्रग आ रही है विच इज़ वेरी फेमस ड्रग, दिस इज़ कॉल्ड रिवारोक्सेबान और जेरिल्टो और रिवारोक्सेबान। इसकी जो इंडिकेशंस हैं उस पर बात करें तो थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट DVT and PE। थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस यानी प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ किया जाएगा फॉर अगेंस्ट DVT PE आफ्टर इलेक्टिव हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, आफ्टर इलेक्टिव नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ठीक है, यानी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, इनमें दी जाएगी। एंड ऑल्सो इंडिकेटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड सिस्टमिक एम्बोलिज्म इन पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि फिब्रिलेशन में भी इस चीज़ का हाई रिस्क होता है कि ब्लड की वॉल्स के साइड्स पे जो ब्लड के चैम्बर्स की जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वहाँ पर जो है वो क्लॉट बन जाए और वो क्लॉट फिर बाद में मूव करके कहीं पे पहुँच जाए किसी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्रेन में पहुँच गया तो स्ट्रोक करेगा, और अगर लंग में पहुँच गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करेगा, और कोरोनरी आर्टरी में पहुँच गया तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन करेगा। इस वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में भी ये आप रिवारोक्सेबान दे सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ दीज सीवियर इंसिडेंसेस। तो इस वजह से ये रिकमेंडेड है। केमिस्ट्री इसकी क्या है? डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ फैक्टर 10A। फैक्टर 10A को ये इनहिबिट करता है। मैकेनिज्म क्या है? द एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी of rivaroxaban is the result of direct specific inhibition of factor 10A. Directly inhibiting the factor 10A, rivaroxaban potentially inhibit both free and clot associated factor 10A activity and has no direct effect upon platelet aggregation. जब प्लेटलेट एग्रीगेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है फैक्टर 2 पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज अप्रॉक्सीमेटली 80% बायोअवेलेबल एंड इज रैपिडली एब्सॉर्ब्ड विद एन ऑनसेट ऑफ एक्शन अचीव इन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 hours आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में 80% बायोअवेलेबल, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 to 4 hours। द ड्रग अंडरगोज ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म मेनली वाया CYP3A4 एंजाइम। तो फिर इसका मतलब ये हुआ वो तमाम ड्रग्स जो कि CYP3A4 को इनहिबिट करती हैं इन एंजाइम को, तो उससे इन ड्रग के लेवल बढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा इट ऑल्सो मेटाबोलाइजेस बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस एंड एलिमिनेशन बाय 1/3 बाय
रीनल एक्सक्रीशन एंड 2/3 बाय हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। और बॉडी से जो ये एलिमिनेट होती है इसका 1/3 यानी 33% ये किडनी से एक्सक्रीट होती है और 66% यानी 2/3 जो है वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है और हेपेटिक क्लियरेंसिंग यानी लिवर से इसकी क्लियरेंस है यानी एलिमिनेशन है। द एलिमिनेशन हाफ लाइफ इज़ 5 to 9 आवर्स। जो इसकी टी हाफ है, हाफ लाइफ है वो 5 to 9 आवर है एंड एनेबलिंग इट वंस डेली डोजिंग, जिसको वंस डेली डोजिंग में यूज़ किया जाता है फॉर द ऑर्थोपेडिक प्रोफाइलैक्सिस इंडिकेशन, यानी वो कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जा रहा है। क्योंकि देखें ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, तो इसमें प्रोफाइलैक्सिस में जो है वो वंस डेली डोज जो होगी दैट वुड बी इनफ। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर बात करें रिवारोक्सेबान की, फॉर प्रिवेंशन ऑफ VTE in adult patients undergoing elective hip or knee replacement surgery. The dosage recommendation is 10 milligram orally once daily. ठीक है, 10 milligram orally once daily। तो ये रिवारोक्सेबान की जर्नल रिकमेंडेशन है। अच्छा, फ्री इलेक्टिव हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी फॉर 35 days, और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इसकी कितनी है 35 days। And for elective knee replacement surgery, their duration of therapy should be 12 days minimally, यानी इससे ज़्यादा तो दर्ज दे सकते हैं लेकिन कम से कम 12 दिन को ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, ये ड्रग देनी ही पड़ेगी। अच्छा, नो रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ INR और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज़ नेसेसरी फॉर दिस ड्रग, क्योंकि INR और APTT से इसका कोई डायरेक्ट लिंक मौजूद नहीं है। इस वजह से इन दोनों को INR और APTT कराने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसी वजह से नो रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ दीज टेस्ट, दीज मॉनिटरिंग पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ दीज टेस्ट। अच्छा, अब आते हैं कि कॉशंस में कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी और प्रीकॉशंस क्या हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो सबसे पहले है हाइपर सेंसिटिविटी टू दी एक्टिव सब्सटेंस और एनी ऑफ द एक्सिपिएंट विच इज़ अवेलेबल इन द ड्रग। या तो ये जो ड्रग जो है इसके एक्टिव सब्सटेंस यानी रिवारोक्सेबान इटसेल्फ उससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है, या कोई भी एक्सिपिएंट है उससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो फिर द ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अच्छा, इसके अलावा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एक्टिव ब्लीडिंग हो, यानी पहले से ही कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो, हेपेटिक डिजीज़ हो एसोसिएटेड विद कोगुलोपैथी एंड क्लिनिकली रिलेवेंट ब्लीडिंग रिस्क हो। ब्लीडिंग तो नहीं है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में भी जो है वो ड्रग इज़ हैविंग हाई रिस्क, दैट इज़ वाई द ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लैक्टेशन में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो रिवारोक्सेबान इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल दीज सिचुएशंस। अच्छा, प्रीकॉशंस की अगर हम बात करें तो प्रीकॉशंस में ट्रीटमेंट विद रिवारोक्सेबान इज नॉट रिकमेंडेड इन द फॉलोइंग पेशेंट्स। किन पेशेंट्स में ये रिकमेंडेड नहीं है? कंकमिटेंटली ट्रीटेड सिस्टमिकली बाय स्ट्रॉन्ग कंकरेंट CYP3A4 इनहिबिटर। अब जैसे मैंने ये बात वहाँ पे कही थी शुरू में भी कि क्योंकि ये मेटाबोलाइज होती है CYP3A4 से, तो तब वो तमाम ड्रग जो कि CYP3A4 को इंड्यूस करती हैं या इनहिबिट करती हैं उनके साथ इसका इंटरैक्शन है। तो वो ड्रग्स जो कि इनहिबिटर हैं CYP3A4 के, तो लाजिम बात है वो इस ड्रग का रिवारोक्सेबान का मेटाबॉलिज्म कम करेंगे और इसके लेवल बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है वो बढ़ जाएगा। एंड प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर्स, उसके साथ भी इसका इंटरेक्शन है, क्योंकि प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन PGP इनहिबिटर्स इस ड्रग को सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से जो होगा वो ये ज़्यादा एंटर हो जाएगी सेल के अंदर, क्योंकि ये PGP इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सेल के अंदर जाने से एक्सेसिव क्वांटिटी में रोकते हैं, तो फिर जो होगा वो ड्रग से टॉक्सिसिटी का खदशा होगा। अच्छा, अब वो ड्रग्स जो है वो कौन सी हैं? जो CYP3A4 इनहिबिटर हैं और प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन PGP इनहिबिटर हैं, like azole antimycotics यानी azole antifungals such as ketoconazole, itraconazole, voriconazole and posaconazole। इसके अलावा HIV प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स लाइक रिटेनावीर, ये भी CYP3A4 इनहिबिटर है। इसके अलावा सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट में जहाँ क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 15 ml per minute हो, उसमें भी जो है फिर आप यू नीड टू मॉनिटर।
इसके अलावा ड्यू टू लैक ऑफ डेटा इन यंगर देन 18 ईयर्स ऑफ एज अंडरगोइंग हिप फ्रैक्चर सर्जरी, अंडर 18 ईयर्स में भी ये ड्रग जो है वो अगर आप दे रहे हैं तो यू शुड हैव क्लोज मॉनिटरिंग, क्योंकि उसका डेटा अंडर 18 ईयर्स का डेटा मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग CYP3A4 इंड्यूसर्स क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। वो ड्रग्स कौन सी हैं जो CYP3A4 इंड्यूसर्स हैं? राइफेम्पिसिन, फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन, फिनोबार्बिटॉल, सेंट जॉन वॉर्ट। ठीक है, सेंट जॉन वॉर्ट क्या होती है? ये है बेसिकली यूज़ होती है सेंट जॉन वॉर्ट फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन मिक्स्ड स्टेट के लिए। अच्छा, शुड बी यूज विद कॉशन एज दे मे लीड टू रिड्यूस रिवरॉक्सिबान प्लाज्मा कंसनट्रेशन एंड दस में रिड्यूस एफिकेसी, क्योंकि जैसे ये इंड्यूसर्स हैं एंजाइम की, तो लाजिम बात है ये रिवरॉक्सिबान का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी और प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो रिवरॉक्सिबान की होगी वो कम हो जाएगी। इसके बाद आते हैं स्पेशल केयर is to be taken when neuraxial anesthesia और spinal और epidural puncture is employed, क्योंकि क्यों स्पेशल प्रिकॉशन या स्पेशल केयर रिक्वायर है? क्योंकि वहाँ से फिर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है, तो उस वजह से पेशेंट की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो ये जो था रिवरॉक्सिबान के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और ड्रग है जो कहलाती है ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, यानी इंडिकेशन डायरेक्ट फैक्टर 2A और थ्रोम्बिन इनहिबिटर, और ड्रग है इसमें डेबिगैट्रिन जो कि फैक्टर 2A इनहिबिटर है, वो भी रिकमेंडेड है। इस ड्रग की अगर हम बात करें, सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड सिस्टमिक एम्बोलिज्म इन पेशेंट विद नॉन वेल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन में जो रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म हो जाता है, तो उसके रिस्क को कम करने के लिए, उसकी वजह से जो स्ट्रोक और सिस्टमिक एम्बोलिज्म का जो रिस्क होता है, तो उसको कम करने के लिए ये उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये डायरेक्ट फैक्टर 2A इनहिबिटर यानी डेबिगैट्रिन दी जाती है। इसकी केमिस्ट्री क्या है? द ड्रग बाइंड्स रैपिडली एंड स्पेसिफिकली टू बोथ फ्री एंड क्लॉट बाउंड थ्रोम्बिन whose inhibition result in prevention of thrombus। तो जब ये जो है वो थ्रोम्बिन के साथ बाइंड हो जाएगा तो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? द एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी ऑफ डेबिगैट्रिन इज द रिजल्ट ऑफ द डायरेक्टली एंड सिलेक्टिवली इनहिबिटिंग फैक्टर 2A जो कि थ्रोम्बिन कहलाता है, और डेफिनेटली जब ये फैक्टर 2 पे काम करेगा तो ये प्लेटलेट ड्राइव फैक्टर होता है, तो यानी प्लेटलेट भी जो होंगे वो इनहिबिट होंगे। इसकी जब फार्माकोकाइनेटिक्स पे अगर हम बात करें तो आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड, कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म एंड एलिमिनेटेड प्राइमरीली बाय रीनल एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन ये जब एब्जॉर्ब होने के बाद लिवर से गुजरती है तो एक्टिव फॉर्म में एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका जो मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन है दैट इज किडनी। ऑनसेट ऑफ एक्शन अचीव अप्रोक्सीमेटली 1 आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज, तकरीबन 1 घंटे के बाद इसका ऑनसेट डेबिगैट्रिन का अचीव हो जाता है। द ड्रग अंडरगोज कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म, ईस्टरेज कैटालाइजेज द हाइड्रोलिसिस इन लिवर और प्लाज्मा। ईस्टरेज एक एंजाइम है जो कि ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो वो जो है वो लिवर में भी जो है इसको हाइड्रोलाइज करेगा ड्रग को, और प्लाज्मा में भी प्लाज्मा स्टीरेजेस होते हैं, वहाँ पर भी ये इसको जो है वो ड्रग को हाइड्रोलाइज करेगा। तो दोनों जगह पे स्टीरेज एंजाइम जो है इस ड्रग को हाइड्रोलाइज करेगा। इसके अलावा ये कॉन्जुगेशन रिएक्शन के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट होगी। एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग इज़ 12 to 17 आवर, 12 से 17 घंटे की इसकी हाफ लाइफ है, और इसकी जो डोज है वो ट्वाइस डेली एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एट्रियल फिब्रिलेशन इंडिकेशन। इसकी जो इंडिकेशन है जो रिकमेंडेशन है वो है ट्वाइस डेली, यानी 12 घंटे से इसको दिया जाता है फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड सिस्टमिक एम्बोलिज्म इन द पेशेंट्स ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज की बात करें तो फॉर रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड सिस्टमिक एम्बोलिज्म इन पेशेंट विद नॉन वेल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन द रिकमेंडेशन इज 150 मिलीग्राम ओरली ट्वाइस डेली। तो ओरली
twice daily 150 milligram if renal function is greater than 30 ml per minute। यानी कि 150 मिलीग्राम ट्वाइस डेली किस कंडीशन में है, अगर रीनल फंक्शन जो है यानी क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो 30 ml पर मिनट मौजूद है या इससे ज़्यादा है। लेकिन फॉर रीनल फंक्शन इन बिटवीन टू 15 to 30 ml पर मिनट, अगर रीनल फंक्शन जो है वो यानी क्रिएटिनिन क्लियरेंस कैलकुलेट होके आ रहा है 15 to 30 ml पर मिनट, देन द डोज इज हाफ, द रिकमेंडेड डोज इज 75 मिलीग्राम ओरली ट्वाइस डेली। तो फिर उसकी डोज जो होगी वो 75 मिलीग्राम ट्वाइस डेली हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आपको ये डोज 15 to 30 ml पे हाफ करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर फॉर रीनल फंक्शन लेस देन 15 ml पर मिनट, अगर रीनल फंक्शन लेस देन 15 ml पर मिनट हो जाए तो फिर द ड्रग इज नॉट रिकमेंडेड। इन दिस सिचुएशन ड्रग इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स विद मॉडरेट रीनल फेलियर। यानी अगर 30 to 50 ml पर मिनट है, कंसिडर रिड्यूसिंग द डोज ऑफ डेबिगैट्रिन टू 75 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। ठीक है, और जो है वो अगर 30 to 50 ml भी है तब भी डोज जो है वो इट इज़ बेटर टू गिव 75 मिलीग्राम ओरली ट्वाइस डेली, यानी बजाय 150 मिलीग्राम ट्वाइस डेली के 75 मिलीग्राम ओरली ट्वाइस डेली दी जाए। एंड इफ को एडमिनिस्टर्ड विद ड्रोनिट्रॉन, यानी जो कि एंटी फिब्रिलेशन ड्रग है, यानी कार्डियक एरिथमिया के लिए दी जाती है, और या सिस्टमिक कीटोकोनाजोल के साथ को एडमिनिस्टर हो रही है, तो फिर ये 75 मिलीग्राम ट्वाइस डेली रिकमेंडेड है। अच्छा, यानी ये जो द पॉइंट इज दैट इफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज इन बिटवीन 30 to 50 ml पर मिनट, तो वैसे तो अगर ये ड्रग ड्रोनिड्रेरॉन और कीटोकोनाजोल अगर पेशेंट नहीं ले रहा तो फिर डोज होगी, अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस ग्रेटर देन 30 है तो फिर डोज होगी 150 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। लेकिन अगर वो इनमें से कोई ड्रग ले रहा है ड्रोनिडेरॉन और कीटोकोनाजोल, तो फिर डेबिगैट्रिन की डोज होगी 75 मिलीग्राम ओरली ट्वाइस डेली। अच्छा, इसके बाद रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ INR और APTT इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस ड्रग। ठीक है, तो इसमें भी इसकी कोई रिकमेंडेशन या कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर हम बात करें तो फिर अगेन सेम हाइपर सेंसिटिविटी टू द एक्टिव सब्सटेंस, यानी डेबिगैट्रिन से खुद से जो है कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो, या फिर एनी ऑफ द एक्सीपिएंट। ठीक है, यानी किसी कोई भी एक्सीपिएंट ड्रग में मौजूद है उससे, तो या फिर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एक्टिव पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग, या फिर कोई सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग है क्लिनिकली, तो उन तमाम सिचुएशन में ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो प्रिकॉशन में यानी क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी पेशेंट की। आप दे सकते हैं ड्रग बट यू नीड टू मॉनिटर। ट्रीटमेंट विद डेबिगैट्रिन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, डेफिनेटली जब ये क्लॉटिंग को इनिबिट करती है, थ्रोम्बस को इनिबिट करती है, तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग तो बढ़ेगा। एंड कैन समटाइम्स कॉज सिग्निफिकेंट एंड समटाइम फेटल ब्लीडिंग, यानी कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग एंड फेटल ब्लीडिंग। रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्लीडिंग इंक्लूड, यानी कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें अगर आप डेबिगैट्रिन दे रहे हैं तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगा। लाइक द पेशेंट इज टेकिंग सर्टेन मेडिकेशंस जो कि इसके साथ दी जा रही होंगी। वो मेडिकेशंस क्या है विच इंक्रीजेस दिस रिस्क? द एंटीप्लेटलेट एजेंट, यानी पेशेंट पहले से एंटीप्लेटलेट एजेंट ले रहा है, हेपारिन ले रहा है, फिब्रोनोलाइटिक थेरेपी ले रहा है। फिब्रोनोलाइटिक थेरेपी यानी एल्टीप्लेस, टेनेक्टिप्लेस या जो यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इस तरह की कोई ड्रग ले रहा है जो कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर हैं, जो कि क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं, तो वो ले रहा है तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगा। इसके अलावा क्रॉनिक यूज़ ऑफ एनसेड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड लेबर एंड डिलीवरी, ये भी रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ाते हैं। एनसेड्स का भी क्योंकि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है, ठीक है, और ये बात याद रखिएगा तमाम एनसेड्स का एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ एनसेड्स का एंटी प्लेटलेट इफेक्ट बहुत ज़्यादा है जैसे एस्पिरिन, और कुछ एनसेड्स का एंटी प्लेटलेट इफेक्ट वीक है, लेकिन रिस्क है बहरहाल। अच्छा, द कंकमिटेंट यूज ऑफ डेबिगैट्रिन विद PGP इंड्यूसर्स लाइक राइफेम्पिसिन reduces the dabigatran exposure and should generally be avoided। यानी ये P ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, क्योंकि इंड्यूसर है, तो ये जब इंड्यूसर
वर्क करेगा तो क्योंकि पीजीपी जो होते हैं वो इफ्लक्स करते हैं, सेल से बाहर निकालते हैं, तो डेबिगेट्रिन सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। जब दाखिल नहीं हो सकेगी तो फिर डेबिगेट्रिन का एक्सपोजर भी कम हो जाएगा और इफेक्ट भी कम होने लगेगा। इसी तरीके से इससे बरक्स जो पीजीपी इनहिबिटर्स हैं तो वो फिर इसका इफेक्ट और एक्सपोजर बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल कीटोकोनाजोल जो कि इनहिबिटर है, विरापामिल है, एमिड्रेरॉन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, डू नॉट रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट, बट दीज रिजल्ट शुड नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड विद अदर पीजीपी इनहिबिटर्स। और तो ये दूसरे इनहिबिटर्स के साथ एक्सट्रापोलेट ना करें क्योंकि पीजीपी इनहिबिटर्स जो है वो इसका एक्सपोजर ड्रग का बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल केयर इज़ टू बी टेकन व्हेन न्यूरेक्सियल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एपिड्यूरल पंक्चर इज़ एम्प्लॉयड, क्योंकि ये आपने जब वहाँ से लंबर पंक्चर करेंगे इस एनेस्थीसिया या स्पाइनल एपिड्यूरल पंक्चर करेंगे तो फिर वहाँ से ब्लीडिंग का रिस्क होगा, इस वजह से यू नीड टू हैव स्पेशल केयर। इसके साथ ही हमने ये टॉपिक थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ और जो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उससे रिलेटेड ड्रग्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद हम सून वी विल कम बैक विद न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।